नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की। जी हां, जयपुर शहर का ही एक हिस्सा हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में मानसरोवर का क्षेत्र आता है, सांगानेर का क्षेत्र आता है। और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र को काफ़ी समय से, लंबे समय से कहा जा रहा है कि भाजपा का एक बड़ा गढ़ है। किसी समय यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते थे घनश्याम तिवाड़ी, लेकिन वर्ष 2018 के चुनाव में जिस तरीके से स्थितियां बदली, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से अशोक लाहोटी को उम्मीदवार बनाया था। तब से लेकर अब तक सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में कुछ उथल पुथल मची हुई है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं और किसकी जीत की क्या समीकरण है, आखिर कैसा क्या माहौल है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में यदि हम बात करें कांग्रेस पार्टी से, तो इस समय कांग्रेस पार्टी से खास तौर पर जो 3 नाम हमारे सामने आ रहे हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज का एक नाम है, पिछली बार भी जिन्होंने चुनाव लड़ा था। पंडित सुरेश मिश्रा का नाम आ रहा है, सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अभी हाल ही में जयपुर में ब्राह्मणों का भी एक, ब्राह्मण समाज का एक बड़ा आयोजन, उसको लेकर भी चर्चा में नाम रहा। काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया। पुष्पेंद्र भारद्वाज की बात करें, राजस्थान विश्वविद्यालय में उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। और एक नाम संजय बाफना का आ रहा है। कांग्रेस पार्टी में कोई बहुत ज़्यादा दावेदार वहाँ से नज़र नहीं आते, लेकिन सांगानेर विधानसभा क्षेत्र को भाजपा का गढ़ माना जाता है और इसलिए कहा जाता है कि बहुत से नेताओं की नज़र सांगानेर विधानसभा क्षेत्र पर है। अब यहाँ चर्चा ये भी करेंगे कि वर्ष 2018 में जिस तरीके से घनश्याम तिवाड़ी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच जो अदावत थी, उसको लेकर दीनदयाल वाहिनी एक अलग से पार्टी बनाई घनश्याम तिवाड़ी ने और वहाँ से चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि लगभग 18,000 के आसपास वोट उन्होंने प्राप्त किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा नेता अशोक लाहोटी को वहाँ से उम्मीदवार बनाया, वो विजयी भी हुए। अशोक लाहोटी राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके अलावा वर्ष 2008 में सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। वहां उनको शिकस्त मिली थी प्रताप सिंह खाचरियावास से, और 2018 में उनको जब टिकट मिली तो वहां से जीतना भी स्वाभाविक था। लेकिन सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के बीच एक बात बार बार अंदर जो खिचड़ी पक रही थी, ये कहा जा रहा था कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण समाज का, उस पर दावा बनता है। ब्राह्मण समाज के लोग ये कहते थे कि ये सीट जो है वो ब्राह्मण समाज के कोटे से निकालकर और वैश्य समाज के एक नेता को दे दी गई है। तो अंदर खाने इस तरीके की बहुत सी चर्चाएं चल रही थी। इस दौर में भी ये चर्चाएं हैं कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से फिर से किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट मिल सकता है। अब बात करेंगे हम कि आखिर कौन कौन प्रमुख रूप से वहाँ दावेदार हैं। तो जिस तरीके से इस समय जो वर्तमान विधायक हैं अशोक लाहोटी, उनका दावा वहाँ से बनना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अंदर अंदर ऐसा भी कहा जा रहा है कि अशोक लाहोटी की जो राजनीति है उसको पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जोड़कर देखा जा सकता है, और साथ ही जो कुछ घटनाक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, इनके भीतर की जो राजनीति है, इनके भीतर जिस प्रकार की चीज़ें पिछले 3-4 वर्षों में जो घटी हैं, अनेक घटनाएं ऐसी हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उनके कारण अशोक लाहोटी कमज़ोर हुए हैं। उन घटनाओं की मैं यहाँ विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। बहुत से लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। सामने से लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन पीछे जब बात होती है तो अनेक प्रकार के विषय आते हैं, और उन विषयों के कारण ये भी कहा जा रहा है कि अशोक लाहोटी को सांगानेर से टिकट मिलना इस बार थोड़ा कठिन है। जब अशोक लाहोटी को टिकट मिलना कठिन है तो फिर और कौन दावेदार वहाँ से हो सकते हैं। कुछ प्रमुख नाम जो हमारे पास वहाँ से आए हैं, कुछ
सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के कुछ लोगों से हमारी चर्चा हुई है। हमने सोशल मीडिया पर भी ये डाला था कि भाई वहाँ के संदर्भ में किसी के पास कोई जानकारी हो तो वो साझा कर सकते हैं। मुख्य रूप से 3 नाम और हमारे पास जो आ रहे हैं, 4 नाम हमारे पास आए हैं। उनमें एक नाम है महानगर टाइम्स के संस्थापक संपादक गोपाल शर्मा जी का, एक नाम है वरिष्ठ पत्रकार प्रताप राव जी का, एक नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ही लंबे समय तक काम किया जिन्होंने, आजकल भारतीय जनता पार्टी में विशेष संपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक हैं, सोमकांत जी शर्मा का। और एक नाम आता है विश्व हिंदू परिषद के लंबे समय से वहाँ काम कर रहे बजरंग दल में, जिन्होंने काफ़ी काम किया है, लंबे समय तक अनेक विषयों को लेकर संघर्ष किया है, ऐसे रविंद्र जी शर्मा का। अब एक एक व्यक्ति की जब हम बात करते हैं, महानगर टाइम्स के संस्थापक संपादक गोपाल शर्मा जी के बारे में हम कह सकते हैं कि लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। राजस्थान पत्रिका में बहुत उल्लेखनीय काम उन्होंने अपने समय में किए हैं। गोपाल शर्मा जी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जो कार सेवा हुई, उस कार सेवा की उन्होंने रिपोर्टिंग की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर तक जो एकता यात्रा निकाली गई, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में, उस की भी उन्होंने रिपोर्टिंग की। और दिवराड़ा सती प्रकरण सहित अनेक ऐसे विषय हैं जिसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान की पत्रकारिता में गोपाल शर्मा जी का बड़ा योगदान रहा। उसके पश्चात महानगर टाइम्स उन्होंने समाचार पत्र प्रारंभ किया और बड़ा प्रमुख स्थान उसका राजस्थान के समाचार पत्रों में रहा। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि लंबे समय से वे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी के, उनके बहुत निकट संपर्क में रहे। अनेक राजनेताओं से उनका बहुत अच्छा संपर्क संबंध रहा और निश्चित रूप से बहुत विद्वान हैं, बड़े पत्रकार हैं और राजनीति को समझते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के और काफ़ी समय से गोपाल शर्मा जी कि सक्रिय राजनीति में आने की चर्चाएं भी थी, बात भी थी, लेकिन इस बार उन्होंने एकदम फ्रंट फुट पर आकर और ये दावा ठोक दिया है सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से। अभी कुछ ही समय पहले पिंक सिटी प्रेस क्लब में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया पूर्व अध्यक्षों का, उसमें भी ये चर्चा हुई कि पत्रकार जगत भी सभी पत्रकारों की मदद करने वाला है जो भी इस चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन सभी की बात तो वहाँ हुई, लेकिन मुख्य रूप से वहाँ मंच पर जो हैं वो गोपाल शर्मा जी वहाँ थे और उनके पक्ष में प्रस्ताव पारित करने की तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन साथ ही गोपाल शर्मा जी की जब हम बात कर रहे हैं तो बात करेंगे प्रताप राव जी की भी। जी हाँ, प्रताप राव, उनके संदर्भ में भी हम कह सकते हैं किसी समय ईटीवी में वो रहे, फिर एचबीसी चैनल रहा, संघ का प्रचार विभाग से संबंधित एक संस्था विश्व संवाद केंद्र है, उसके भी वो अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन गोपाल शर्मा जी के मुकाबले प्रताप राव जी के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि थोड़ा देरी से आए हैं मैदान में। अब थोड़ा देरी से मैदान में आए, लेकिन उनका बैकग्राउंड भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रहा है। गोपाल शर्मा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक भी रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बड़ा नाम है। 2 बड़े पत्रकार आमने सामने हैं। अब यदि यहाँ एक विचार किया जाए कि पत्रकार जगत किसके साथ है, तो निश्चित रूप से गोपाल शर्मा जी उसमें कहीं 4 कदम आगे दिखते हैं। और उसके पीछे प्रेस क्लब में जो कार्यक्रम हुआ है उसकी भी एक बड़ी भूमिका रही है। दूसरी बात, यदि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क की बात की जाए तो उसमें भी गोपाल शर्मा जी प्रताप जी से थोड़ा आगे नजर आते हैं, क्योंकि लंबे समय से वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन पत्रकार क्या चर्चा करते हैं, दोनों पत्रकारों के संदर्भ में कुछ लोगों से चर्चा हुई और उस चर्चा का लब्बो-लुआब ये निकलता है कि प्रताप राव देरी से मैदान में आते हैं, जब तक कि गोपाल शर्मा जी अपना दावा सबके सामने रख चुके होते हैं। तो क्या इसके भीतर भी कोई राजनीति है? बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि राजनीति इतनी आसान नहीं है और क्या ये भी विषय उसमें से हो सकता है कि
राजनीति के किसी अन्य व्यक्ति के इशारे पर एक पत्रकार के सामने दूसरे पत्रकार का दावा और यदि टिकट के लिए ठोक दिया जाए तो क्या एक पत्रकार की ताकत थोड़ी हल्की हो जाएगी? आप समझ सकते हैं बात को। किसी राजनेता की ओर से यदि एक समान वैचारिक पृष्ठभूमि के एक समान कार्यक्षेत्र के व्यक्ति को और सामने उतार दिया जाता है तो क्या स्थितियां हो सकती हैं? सीधी सीधी सी बात है कि पत्रकार के सामने पत्रकार और दावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मामला न्यूट्रलाइज करने की बात भी यहां हो सकती है। कयास आप स्वयं लगा सकते हैं, बातें बहुत सारी हैं भीतर भीतर, लेकिन जब हम उनकी ओर पड़ताल करते हैं, अलग अलग लोगों से चर्चा करते हैं तो बातें कई सारी निकलती हैं। इन दो पत्रकारों के अलावा जो दो नाम मैंने और लिए, वो एक नाम है सोमकांत जी शर्मा का, एक नाम है रविंद्र जी शर्मा का। जी हाँ, मुख्य रूप से जो बात है ये ब्राह्मण समाज के हिसाब से जो चर्चा चल रही है। गोपाल शर्मा जी ने राजस्थान ब्राह्मण महासभा में भी वे पदाधिकारी रहे। सोमकांत जी शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लंबे समय तक उन्होंने काम किया, सायं शाखाओं में उन्होंने काम किया। पिछले 5-6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी के साथ देखे जाते हैं। लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर जी के बहुत विश्वसनीय लोगों में उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। और एक नाम जो रविंद्र शर्मा जी की जो मैं बात कर रहा हूँ, सांगानेर में संघर्ष का प्रतीक उनको कहा जाता है। एक बड़ी टोली, बड़ी टीम रविंद्र जी के पास में है और अनेक अवसरों पर उन्होंने उसको जनता के सामने दिखाया भी है। प्रताप जी के संदर्भ में जो हम बात कर रहे थे उसमें एक विषय ये भी जुड़ता है कि देश के कई राजनेताओं से उनके संपर्क संबंध भी हैं। साथ ही जहाँ तक मुझे जानकारी है, हिमाचल प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ में भी उनके संबंधों की बातचीत की जाती है। और कहा यह भी जाता है कि जब सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए आए हैं, उसके पहले पत्रकारिता में रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे, तो विद्यार्थी परिषद के कुछ लोगों के साथ भी उनकी चर्चा हुई होगी, पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई होगी। लेकिन गोपाल शर्मा जी का बैकग्राउंड भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बैकग्राउंड है, रविंद्र शर्मा जी का बैकग्राउंड भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बैकग्राउंड है, और साथ ही सोमकांत जी का बैकग्राउंड भी है। कुछ नाम राधेश्याम जी उपाध्याय सहित कुछ नाम वहाँ और भी चर्चा में हैं, लेकिन अधिकांश लोगों में जो चर्चा है वो इन 4-5 नामों की चर्चा है। सोमकांत जी को लेकर भी लोग ये कह रहे हैं कि संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी की जहाँ तक चलेगी तो उनके अति विश्वसनीय लोगों में से वो सोमकांत जी स्थान बनाने में सफल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सीधे सीधे विशेष संपर्क अभियान की जिम्मेदारी उनके पास में है। गोपाल शर्मा जी कहिए या प्रताप राव कहिए या रविंद्र शर्मा कहिए, इनके पास में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई जिम्मेदारी अभी वर्तमान में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद नहीं है। लेकिन राजनीति में कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि इस दौर में तो अनेक लोगों को उनकी योग्यता, प्रतिभा को देखकर मंत्री तक बना दिया जाता है। जी हाँ, अमेरिका में जैसा सिस्टम बताया जाता है, कुछ कुछ उस प्रकार के नवाचार भारतीय राजनीति में भी होने लगे हैं। बहरहाल, जब सांगानेर की बात होती है, सांगानेर के संघर्ष की बात होती है, सांगानेर के हज हाउस की बात होती है, याद कीजिए वर्ष 2007 के आसपास की बात है जहाँ तक मुझे याद है। हज हाउस को लेकर एक बड़ा आंदोलन सांगानेर में उस दौर में हुआ और उसका एक बड़ा चेहरा रविंद्र शर्मा उस दौर में बने थे। बजरंग दल में अनेक जिम्मेदारियाँ उन्होंने निभाई, उसके पश्चात विश्व हिंदू परिषद में उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई, और केवल हज हाउस ही नहीं, अपितु अभी कुछ समय पहले वक्फ विभाग द्वारा एक छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास को भूमि आवंटित करने का जब विषय आया, उसको लेकर भी जो विरोध प्रदर्शन आंदोलनों की जब बात आई, उसमें भी रविंद्र शर्मा का एक बड़ा नाम रहा। रामनवमी की शोभा यात्राओं में उनका नाम रहा। स्वाभाविक रूप से धरातल पर काम रविंद्र शर्मा ने काफ़ी किया है, और वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि अनेक बार ऐसा हुआ है कि जब आपको संगठन के हिसाब से किसी मजबूत व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो इनका नाम आता है। एक महत्वपूर्ण नाम और ध्यान में आता है, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। जी हाँ, युवा कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं और शाखा वर्किंग के कार्यकर्ता रहे हैं।
डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए अनेक संगठनों में भी सक्रियता रही, सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय हैं और अपेक्षाकृत बाकी जितने टिकट के दावेदार हैं उनमें आयु के मामले में हम कहें तो सबसे कम आयु के डॉक्टर जितेंद्र शर्मा हैं, उनका भी नाम वहाँ चल रहा है। तो कहा जा सकता है कि संघ से जुड़े हुए अनेक कार्यकर्ता वहाँ टिकट मांग रहे हैं। रविंद्र शर्मा की हमने बात की, सोमकांत जी की हमने बात की, गोपाल शर्मा जी जिस तरीके से महाको गोपाल, थाको गोपाल और सबके द्वार गोपाल इस प्रकार के स्लोगन वहाँ चल रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। अपनी अग्निधर्मा लेखनी के लिए गोपाल शर्मा जी जाने जाते हैं। बेबाक बयान और अपनी टिप्पणियाँ, राजनीतिक टिप्पणियाँ, तल्ख टिप्पणियाँ बहुत ही निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मंझे हुए पत्रकार, राजस्थान की पत्रकारिता जगत में एक बड़ा नाम। तो अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर क्या स्थिति बनने वाली है समाज में, जनता में, सांगानेर के क्षेत्र में। खासतौर पर चर्चा यही है कि सांगानेर में जो चुनाव है वो चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी के टिकट का चुनाव है। पार्टी वहाँ किसको उम्मीदवार बनाती है, लड़ाई टिकट से पहले की है। जो भी व्यक्ति टिकट लेकर आएगा, जीत उसकी लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा गढ़ सांगानेर को कहा जाता है। यूँ तो मुस्लिम समाज के भी वहाँ वोट हैं और उन वोटों के कारण ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ वोटों का ध्रुवीकरण होता है। संघ का अच्छा काम है वहाँ, लेकिन जब संघ पृष्ठभूमि के ही अनेक कार्यकर्ता वहाँ से टिकट की दावेदारी करते हैं तो क्या चुनाव में भीतरघात हो सकता है? क्या उस भीतरघात में सामान्य वोटर क्या प्रभावित हो सकता है? संभावना कम लगती है, क्योंकि शहरी क्षेत्र है और 2018 में जिस तरीके से चुनाव हुआ उसके परिणाम सबने देखे। घनश्याम तिवाड़ी वहाँ से 60,000 वोटों से जीतते हैं और बाद में 18,000 वोटों पर केवल उनकी गिनती समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि आखिर यहाँ टिकट का, सिंबल का कितना बड़ा महत्व है। तो मैं जो कह रहा था कि असल लड़ाई टिकट लाने तक की है। टिकट गोपाल शर्मा जी लाते हैं, सोमकांत जी लाते हैं, रविंद्र शर्मा लाते हैं, प्रताप राव लेकर आते हैं, जितेंद्र शर्मा लेकर आते हैं। जो टिकट लेकर आएगा लगता है विधानसभा उसके लिए द्वार अपने खोल देगी, ऐसा अभी माना जा रहा है। बहरहाल आपका इस विषय में क्या कहना है? हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी सभी मित्रों से ये आग्रह किया था कि आपकी भी यदि कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। कुछ जानकारियां अपने वहाँ के रहने वाले सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों से भी हमने कुछ चर्चा की है। और यूँ भी कहा जाता है कि दावेदार और भी बहुत हैं। हो सकता है हमने सब दावेदारों तक हम नहीं पहुंच पाए हों, सबकी जानकारी हमारे पास नहीं आई हो। आपका इस संदर्भ में कोई विचार हो तो आप कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवा सकते हैं। आप मेरे से फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। ये सिलसिला अभी हमने प्रारंभ किया है सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से। अन्य विधानसभा क्षेत्रों के संदर्भ में भी हम चर्चा करते रहेंगे। फीडबैक आप देते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। और द विवेक व्यूज को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।